हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द हिंदी हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल। अगर आपको भी पसंद है भूतों, चुड़ैलों, जिन, जिन्नात आदि मानव की कहानियाँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आने वाले सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। और हम आप जैसे हिंदी हॉरर स्टोरी लवर्स के लिए हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसको आप मिस मत कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की जो कहानी है वह हमें भेजी है राघव शर्मा ने, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। तो आगे बताने वाली कहानी मैं पूरी राघव शर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। हेलो, मेरा नाम राघव शर्मा है। मेरी अभी अभी 12th स्टैंडर्ड पूरी हुई है और आपको एक निराशा की बात बताऊँ तो इस 12th स्टैंडर्ड में मैं फ़ेल हो चुका हूँ। और इस फेल होने का सदमा मेरे साथ मेरे घर वालों को भी बहुत बड़ा पड़ा है, क्योंकि इतना बड़ा बच्चा 12th स्टैंडर्ड में फ़ेल हो गया। ये बात रिश्तेदारों के आगे रखना भी मेरे घर वालों के लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन मेरे घर वाले मुझे हमेशा कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, अगली बार अच्छी तरीके से हम तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ घटा कुछ ये था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ रहते हुए हमें लगभग 6 साल हो चुके हैं। हम जहाँ जिस अपार्टमेंट में रहते हैं वहाँ बस हमारे अकेले का ही घर है। जैसे कि हमारा घर एक ज़मीन पर ही है, इसका मतलब हम कोई बिल्डिंग वगैरह में नहीं रहते। घर तो ज़मीन पर है। घर के पीछे वाली तरफ पूरा जंगल लगता है। आगे की तरफ एक कतार में इमली के 6 पेड़ है और दूसरी तरफ कुछ 2-4 छोटे-छोटे से घर है। और हमारे इन्हीं पूरे 7 या 8 घरों को तार का अच्छा सा बड़ा कंपाउंड है। तो मेरे साथ घटा कुछ ऐसा है कि मैं वहाँ पर रहते हुए लगभग मुझे 6 साल हुए थे। लेकिन मैं आपको बता दूँ तो मेरे बचपन की भी एक बात है कि मैं और मेरी बहन हम रात में लुका छिपी वहाँ पर खेला करते थे। लुका छिपी हमने एक दिन मेरी 2 बहनें हम लुका छिपी खेल रहे थे और लुका छिपी खेलने के बाद हमने सोचा क्यों ना अब हम पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। तो हमने वो खेलना शुरू कर दिया। लेकिन मेरी बड़ी बहन और मेरा छोटी बहन वो दोनों भाग रही थी और मैं उन्हें पकड़ने का प्रयास कर रहा था। लेकिन देखते देखते वो दोनों एक पेड़ के इमली के पेड़ के नीचे चली गई। मैं भी भागते भागते उनके पीछे चला गया। लेकिन इमली के पेड़ के नीचे जाने के बाद मैंने ऊपर की तरफ देखा तो वहाँ पर मुझे एक आदमी सोया हुआ दिखाई दिया। मैं बहुत डर गया और मेरे बहन के पीछे छुप गया। तो मेरे बहन को लगा मैं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन जैसे उसने उस ऊपर देखा तो हम दोनों के भी रोंगटे खड़े हो गए। हम दोनों भी जल्दी से भागकर घर में चले गए और जो भी हुआ माँ बाप को बता दिया। तो मेरे माँ और पापा ने जाकर वहाँ पर बहुत चेक किया, बैटरी टॉर्च वगैरह लेकर गए, लेकिन उन्हें वहाँ पर ऐसा कोई कुछ दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, दो तुम्हें ऐसा ही सदमा लगा होगा। तो हमने भी वो बात छोड़ दी और लगभग आगे जाकर 2 या 3 साल तक तो कुछ नहीं रहा। लेकिन 11th स्टैंडर्ड तक मुझे बहुत अच्छे परसेंटेज आ रहे थे, जैसे कि 80-85 तक में था। तो मेरे लोग घर वालों की अपेक्षा थी कि मुझे 12th में बहुत नहीं लेकिन 75% तो आना मांगता ही है। तो मैं भी उसी तरीके से अपनी पढ़ाई पर जोर दे रहा था। थोड़े दिन बाद मेरे एग्ज़ाम थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आस पड़ोस जाकर थोड़ी पढ़ाई कर लिया करूँ। लेकिन मेरे घर वाले कहा करते थे कि देख बेटा, पढ़ाई करना तेरे लिए अच्छा है, ना कि हमारे लिए। तो मैं पढ़ाई में बहुत ही होशियार था वैसे भी। आगे चलकर एक दिन हमारे यहाँ एक आंटी आई थी जिसने कहा कि मैं भी इस अपार्टमेंट में पहले रहा करती थी। लेकिन यहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब किस्से मुझे लोगों ने बताए इस अपार्टमेंट के बारे में। तो मैंने भी कहा ऐसी कोई बात नहीं है आंटी। और हमारे घर के पीछे ही एक शराब की फैक्ट्री भी अब लग चुकी थी। तो हमें उस आंटी से ये पता चला कि अभी तक उस इमली के पेड़ पर लगभग 10 या 15 लोगों ने आत्महत्या कर ली, मतलब कि फांसी खाकर वहाँ पर मर चुके हैं। तो ये सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन ज़्यादातर करके हम उस इमली के पेड़ के यहाँ जाया नहीं करते थे। ऐसे ही एक दिन हमारे यहाँ एक होली का त्यौहार था और होली के त्यौहार के दिन हमारे यहाँ होली
बहुत ही बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। तो लेकिन होली तो बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन जो रंग लगाते हैं वो बहुत गंदे तरीके से मनाते हैं, जैसे कि किसी को गटर में भी फेंक देते हैं। इसलिए मैं इस लोगों से दूर रहने के लिए मैंने माँ को कहा कि माँ, अगर घर पर कोई आए तो कह देना कि मैं घर पे नहीं हूँ। और मैं पास में पड़े उसी दादी माँ, मैंने कहा था ना आपको स्टार्टिंग में कि हमारे घर से दूर थोड़ा ही पास में, मतलब कि घर को चिपक कर पिछले की तरफ 2-3 घर है जो कि बंद पड़े हुए हैं, जहाँ पर एक दादी माँ रहा करती थी जो कि अब मर चुकी है। तो मैं उनके यहाँ चला गया और उनके यहाँ बाहर जाकर उस कट्टे पर बैठकर लगभग दोपहर के 1:30 बजे तक मैं फ़ोन पर बातें करता रहा। लेकिन मुझे वहाँ पर नींद आने लगी। मैं वहीं से वो जो 6 इमली के पेड़ थे, उन्हीं में से एक पेड़ उस अपार्टमेंट में भी, मतलब कि दादी के घर के पास भी आता था। तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, लेकिन मुझे नींद आने लगी। लगभग थोड़ी देर बाद मेरी आंखें खुली, लेकिन मुझे अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा था। ना जाने क्यों, लेकिन मुझे अपना शरीर कुछ भारी लग रहा था। तो मैंने उठा और मैंने आंखें थोड़ी खोल के देखी थी कि मुझे नज़र आया कि मेरे सामने दिखने वाले बाथरूम में एक बूढ़ी दादी माँ बैठी है और वो बहुत गंदी तरीके से मुझे घूर रही है और मेरी तरफ देखकर मुझे मारने का इशारा कर रही है। ये सब करके मेरा रेंगटे खड़े हो गए। तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद उस दादी ने मेरी तरफ देखा और अब मैं तुझे नहीं मारूंगी, मेरे पास आ जा, ऐसा मुझे इशारा करने लगी। लेकिन मेरे दिमाग में तो बस एक ही था कि यहाँ से उठकर कुछ भी करके घर चला जाऊँ। लेकिन मैं उठ पाऊँगा तब घर पहुँच पाऊँगा ना। मैं उठ नहीं पा रहा था, लेकिन ना जाने क्या हुआ और वो दादी मेरे तरफ आने लगी और मुझ पर बहुत बड़ी बेहोशी छाने लगी। मुझे उसके बाद कुछ भी याद नहीं। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं अपने घर में सो रहा था, मतलब कि सोफे पर। और जब मेरी आंखें खुली तब मेरे चारों तरफ मेरे घर वाले थे, जिन्होंने मुझे कहा कि तू वहाँ पर क्या कर रहा था। तो मैंने कहा कुछ नहीं। और फिर से मैंने जो मेरे साथ घटा वो मैंने अपने घर वालों को भी बताया, लेकिन उन्होंने उस पर भरोसा नहीं किया और कहा कि तुझे आराम की ज़रूरत है। तो मैंने आराम किया, रात का खाना खाया और मैं लेट गया। लेकिन लेटने के बाद जब मैंने सुबह अपनी आंखें खोली तो मैंने खुद को एक बंद कमरे में पाया। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उस कमरे को बहुत ठकठकाया, मतलब बहुत बजाया कि खोलो ये कमरा, और मुझे अंदर किसने डाला। तो मेरी छोटी बहन उस खिड़की पर आई और उसने मुझे रात की सारी बात बताई कि भैया, तुम रात को उठे थे और तुमने बड़े दीदी का गला पकड़ लिया और कहा कि अब तुझे भी ले जाऊंगी। तो पिताजी को पहले तो लगा कि ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब उसकी पिताजी ने जब तुम्हारी आवाज़ बदली हुई देखी तो पिताजी ने तुम्हें इस कमरे में लाकर बंद कर दिया और तुम्हारे सिर पर जब हनुमान जी के फोटो के सामने रखा हुआ सिंदूर जब तुम्हारे कपाली पर लगाया, तब जाकर तुम शांत हुए और जल्दी से तुम्हें ले जाकर अंदर पिताजी ने बंद कर दिया। ये सुनकर तो अब मेरे रोंगटे खड़े ही हो गए। तो मेरे पिताजी ने मुझे लेकर वहाँ के हमारे यहाँ टोंगी वाले महाराज के पास लेकर गए, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। तो वहाँ पर जाने के बाद मुझे अपने अंदर कुछ ऐसी हलचल महसूस हो रही थी कि जैसे मुझे कोई कह रहा हो कि वहाँ पर मत जा वहाँ पर। लेकिन मुझे वहाँ पर ले जाया गया। पंडित जी ने मुझे अपने सामने बिठाया और मेरे ऊपर कुछ मंत्र फूके। पहले तो मुझे कुछ नहीं लगा, लेकिन बाद में जब क्या हुआ मुझे उसके बारे में तो कुछ पता नहीं। लेकिन बाद में पंडित जी ने कहा, चलो अब कोई बात नहीं, अब यह ठीक है। तो हमने पंडित जी से पूछा कि ये ऐसा क्यों कर रहा था। तो पंडित जी ने बताया कि इसके अंदर 3 आत्माएं थी, एक बुढ़िया की और 2 वहाँ लटके हुए लोगों की। तो पंडित जी ने उन आत्माओं से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये हमारी जगह पर आया था और अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पंडित जी ने क्या किया उसका पता नहीं, लेकिन पंडित जी ने मेरे हाथ में एक धागा बांध दिया और कहा कि इसे कभी भी उतारना मत। और वो धागा आज भी मेरे हाथों में बंधा हुआ है। ये धागा मेरे हाथों से बहुत बार फिर निकल जाता है,
लेकिन मैं इसे फिर से बांध लेता हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी हुई कहानी इतनी सी ही। पता है ये डरावनी नहीं है, लेकिन जिसके साथ ये घटित होता है वही इसका सहयोग आपको बता सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पहली कहानी। चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। दूसरी कहानी हमें भेजी है शिल्पा शेट्टी ने, जो कि भोपाल से बिलोंग करती है। इनका नाम थोड़ा मजाकिया है, लेकिन कोई बात नहीं। इनकी कहानी हमें इंस्टाग्राम पर डीएम की हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं शिल्पा शेट्टी की कहानी की ओर। हेलो, मेरा नाम शिल्पा है और मैं भोपाल से बिलोंग करती हूँ। मैं आपको जो बताने वाले हूँ उसमें से एक शब्द न शब्द पूरा सच्चाई से घिरा हुआ है, क्योंकि मेरे साथ जो घटा है भगवान ना करे लेकिन वो किसी के साथ ना घटे। शुरुआत में तो मैं अपने पापा के बारे में आपको बताती हूँ, जो पहले मेरे पापा जी के साथ घटा और फिर मेरे साथ। पैसे से तो हम बहुत गरीब हैं, लेकिन मेरे पापा जी हमारा घर चलाने के लिए एक नौका पर काम किया करते थे। आपको नौका पता होगी, जिसमें लोगों को नदी के एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने का काम किया जाता है। और इस प्रोग्रेस में मेरे पापा जी को एक बार के 10 रुपये मिल जाते थे और दिन में वो ज़्यादातर 10 या 20 लोगों को आर पार ले जाते थे, जिससे घर का खर्चा चल जाता था। लेकिन धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी और पापा जी को वो बोट से, मतलब कि नदी में बोट लगाकर घर आने के लिए रात के 11 बज जाते थे। एक दिन पापा जी को बहुत ही देर हो गई, लगभग रात के 2 बज गए घर आ निकलने के लिए। पापा जी ने जल्दी से बोट को नदी के किनारे लगाया और बोट लगाते ही वो घर की तरफ निकल पड़े। लेकिन घर तक आने के लिए 3 किलोमीटर का रास्ता था, जिसमें सा 1 किलोमीटर तो पूरा जंगल का ही रास्ता था और 2 किलोमीटर पूरा हाईवे। तो पापा जी जल्दी जल्दी निकल पड़े। जब पापा जी वहाँ से निकले तो जंगल आधा ही पार किया होगा कि उन्हें उनके पीछे कोई चलने का आभास हुआ। तो उन्होंने कहा, कौन है मेरे पीछे, कोई आ रहा है क्या? तो उनके पीछे से कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन थोड़ा सा आगे जाते ही पापा जी को एक आवाज़ आई कि पीछे मुड़ के देख, मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ। तो पापा जी ने याद किया कि उनकी माँ उन्हें कहा करती थी कि इतनी सुनसान रातों में अगर तुम्हें कोई कहे कि चल पीछे मुड़, तो कभी भी पीछे मत मुड़ना, क्योंकि अगर ऐसी बातों में अगर तू पीछे मुड़ गया तो समझ ले कि तेरी जान चली गई। तो पापा जी ने पीछे मुड़ना सही नहीं समझा और वो आगे चलते रहे। पापा जी आगे चलते रहे, आगे चलते रहे और पापा जी को दूसरी बार एक सुंदर सी, बहुत महकने वाली लड़की की आवाज़ आई, पीछे मुड़िए जी, मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन पापा जी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। तो तीसरी बार भी लड़की की आवाज़ आई। चौथी बार जब पापा जी बहुत, मतलब कि पापा जी का दिल ही दहल गया जब पीछे से मेरी आवाज़ आई, यानी खुद की लड़की की आवाज़ पीछे से सुनकर मेरे पापा भी दंग रह गए। जैसे कि पीछे से मेरे आवाज़ में किसी ने कहा कि पापा रुक जाइए ना प्लीज़, मैं ही तो हूँ, आप क्यों मुझसे इतना दूर जा रहे हो? तब तो पापा बहुत डर गए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद पापा जी को आगे जाने पर पापा जी का कोई रिस्पांस ना पाते हुए पापा जी को एक और आवाज़ आई और इस बार जो आवाज़ आई इससे पापा जी बहुत डर गए, क्योंकि इस बार की आवाज़ में बहुत सारा गुस्सा था कि तू रुकता है या तुझे अब मैं मार ही दूँ। इस बार की बात सुनकर तो पापा जी का पूरा दिल ही दहल गया और पापा जी जल्दी 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 घर की तरफ बढ़ने लगे। ये सब देखकर पापा जी घर तो आ गए, लेकिन दूसरे दिन पापा जी को बहुत तेज़ बुखार आ गया। पापा जी काम पर भी नहीं गए। तो पापा जी का लगभग 15 दिनों तक हमने उपचार और दवाखाने का खर्च और बिल भी बढ़ गया। अस्पताल में बहुत सारा बिल हो गया, जो कि पूरे पैसे देने के बाद भी बैंक से लोन लेना पड़ा। तब जाके पापा जी को कोई भी ठीक नहीं कर पाया। लेकिन थोड़ी दिन बाद हमें पता चला कि कोई बाबा जी है जो लोगों का ठीक करने का कुछ देखते हैं। तो हम पापा जी को वहाँ पर लेकर भी गए। तब हमें पता चला कि पापा जी
किस वजह से बीमार है। पंडित जी ने कुछ पापा जी के साथ अंदर ले जाकर आधे घंटे तक उन्होंने पापा जी के साथ कुछ बातें की और लगभग आधे घंटे बाद जब पापा बाहर आए तो 3 या 4 दिन बाद ही पापा जी पूरे के पूरे ठीक हो गए। ये देखकर हम भी चौंक गए, क्योंकि 2 या 4 लाख रुपए का अस्पताल का बिल कर कर भी कुछ ना हो पाया। वो सिर्फ आधे घंटे में बिना किसी औषधि का कैसे ठीक हो सकता है। तब जाकर हमें पापा जी ने बताया कि उस दिन जो मेरे पीछे से आवाज़ आ रही थी वो दरअसल एक चुड़ैल थी। जबकि मैं पानी में लोगों को यहाँ से वहाँ ले जाता हूँ, तब दिन में 10 या 12 लोग तो वहाँ से मछलियाँ ले ही जाते हैं। तो मेरे पूरे शरीर में मछलियों का बू आ रही थी, जिसकी बू लेते हुए वो मेरे पीछे आ गई और उसका कहना ये था कि तुम्हारे पास मछलियाँ है, जिसे वो मछलियाँ चाहिए थी, इसलिए वो मेरे पीछे पड़ गई थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मेरे पास मछलियाँ ना होते हुए बस मेरे शरीर से मछलियों की बू आ रही है, और वो बस उसी बू के लिए मेरे पूरे शरीर पर अपना कब्जा कर रही थी। तब पंडित जी ने जाकर उससे मेरा पीछा छुड़वाया है। अगर तुम मुझे पंडित जी के पास नहीं ले जाती तो आज मैं इस दुनिया में नहीं रहता। तो दोस्तों, ये थे मेरे पापा के साथ घटी हुई सच्ची घटना। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसी लगी आपको ये दोनों कहानियाँ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिव बनता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है जिसे बने हुए लगभग 2 हफ्ते हो गए होंगे। अगर आपको मेरे कहानियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर मार देना। चलो बाय बाय, मिलते हैं कल की कहानी में।